यस, यहाँ हम देखेंगे जैसे उसका जो पैबुला नेरुडा, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1904 और जो उनकी डेथ है वो 1973 है। और यहाँ उसने बोला इज द पेन नेम ऑफ, ये एक्चुअल में उसने बताया कि ये उनका पैबुला नेरुडा जो है इनका पेन नेम है। एक्चुअल नेम जो है उनका नेफ्टेल नेफ्टेरा, ये आप उसका नाम है नेफ्टेली। और रिकार्डो रियस बेसिलिटो, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसके शॉर्ट में नेम जो है उसने पैबुला नेरुडा अपना नाम दिया है। उसके साथ साथ उसने बताया है कि वो जो कहाँ पर पैदा हुए थे वो, यानी कि पैरेल इन चिली में पैदा हुए थे कहीं। और फिर यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ उसने बताया कि कैसे जाए उनको एक जो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और वो मिला कब उनको 1971 को। और फिर उसने आपको लिखा कि वो आपको जो बोल रहे हैं थ्रू दिस पोएम वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोलता है, इंट्रोस्पेक्शन, उसने ऐसा उसको बोला है। चलिए मैं आपको थोड़ा पोएम को एक्सप्लेन करते हैं हम वर्ड बाय वर्ड। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पोएम में आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन कौन सी यूज की हैं। जैसे कि वी विल, यहाँ पर जो है आपको देखते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच है पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। उसके बाद जो है यहाँ लेट अस और लेट अस, ये जहाँ लेटस और दूसरी लाइन से भी वही से शुरू होता है तो इसको कहते हैं एनाफोरा। यहाँ पर जो है एनाफोरा है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इधर कोई तो पोएटिक डिवाइस नहीं है। हाँ, एक और चीज है इसमें, यहाँ एक और चीज देखेंगे कि जो ये स्टेंजा है वो एंजाइबमेंट, एंजाइबमेंट का मतलब होता है जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह का कोई अच्छे से ठीक से यूज नहीं किया होता है तो उसको एंजाइबमेंट बोलते हैं। और एक और है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ कैन टीच, यहाँ पर जो है आपकी पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ये आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। यस, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम वर्ड टू वर्ड। यहाँ ध्यान से समझ लेंगे सब बच्चे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। वो आपको मैंने बताया कि वो आपको यहीं पे वो सलाह दे, एडवाइस, द पोएट इज एडवाइसिंग टू अस दैट वी शुड बी क्वाइट फॉर सम टाइम, टिल देन आई विल काउंट 12। जैसे ये लिखा नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और फिर वो कहते हैं कि जैसे मैं 12 तक गिनता हूं तो हम सब के सब जो है क्या हो जाएंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, और जब उसने कहा कि सब शांत हो जाएंगे, अभी वो रिक्वेस्टिंग, द पोएट इज रिक्वेस्टिंग हियर दैट वी मस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम, टिल देन आई विल काउंट 12। वो कह रहा है कि फॉर वंस द फेस ऑफ द अर्थ, और वो कहता है कि कम से कम एक बार इस पृथ्वी के फेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर, अब जब ऐसा कुछ होगा तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो फिर वो कहता है कि जब बिल्कुल एक सब कुछ शांत हो जाएगा, शांत होने का मतलब क्या हुआ कि कोई बात ही नहीं कर रहा, तो लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी सीधी साइलेंट लैंग्वेज। अब ये साइलेंट लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज होगी, तो एक यूनिटी, एक जो यूनिसन को जो शो करेगा वो ये दिखाएगा कि भाई एक सब लोगों की एक ही भाषा होगी और वो है साइलेंट लैंग्वेज। तो कोई भाषा ही नहीं होगी हमारी, सब के सब जो है कोई बात ही नहीं करेगा, सब शांत हो गए। फिर वो कहें लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, फिर वो कहता है कि चलो 1 सेकेंड के लिए आप रुक ही जाइए। किस बात के लिए रुक जाइए, एंड नॉट मूव आर आर्म्स, और हमें अपनी आर्म्स को नहीं चलाना है। आर्म्स का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से है, आप आर्म्स आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियारों से भी होता है। तो वो कहता है कि ना तो अपने जो एक लेबर्स हैं जो परिश्रम कर रहे हैं उसको भी रोक दीजिएगा, और कहीं युद्ध लड़ाई हो रही है तो आर्म्स जो है हथियार जो चल रहे हैं उनको भी रोक दीजिएगा। ये दोनों आप यहाँ पर जो आपका जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर पन होता है, मतलब इसको इसके हाथ भी होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्म, और दूसरा इसका जो मीनिंग होता है वो हथियार भी होता है। तो उसने कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए रोक दे, वो रुक जाता है, जैसे वो काउंट करेगा तो ये सब कुछ रुक जाएगा। आगे लिखा इट वुड बी एन
एक्सोटिक मोमेंट, ये एक बहुत ही अद्भुत यानी कि स्ट्रेंज मोमेंट होगा जब सबके सब रुक जाएंगे। विदाउट रस, जिसमें कोई रस ही नहीं कर रहा होगा। रस का मतलब भाग दौड़ करना, कोई भाग दौड़ नहीं करेगा। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन नहीं चलेगा। इंजन से मतलब बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट है, फैक्ट्री है, या कोई व्हीकल्स है, जितने भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं कि इंजन के थ्रू, वो सब के सब शांत हो जाएंगे। अगले कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, और ऐसा लगेगा जैसे कि हम सब बिल्कुल एक साथ आ गए हैं, एक हो गए हैं। मतलब नोबडी इज डूइंग एनी वर्क, कोई काम ही नहीं कर रहा, सब एक जैसे हो गए हैं। बिकॉज एट दिस टाइम वी आर डूइंग अ डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स। फिर लिखा इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इट सीम्स दैट इट हैज बिकम कंप्लीटली सडन स्ट्रेंजनेस, और ऐसा लगे जैसे कि बिल्कुल एक अजीब एटमोसफेयर हो, अजीब ही चारों तरफ जो है हमारा स्ट्रेंजनेस हो गई है, एक अजीब तरह का एटमोसफेयर हो जाता है। अब यहाँ फिर उसने फिर बताया कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो कोल्ड सी का मतलब कोल्ड रीजन, जो क्षेत्र होते हैं जो ठंडे सागर वगैरह यहाँ होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ओशियन वगैरह होते हैं, वहां कहते हैं जो फिशरमैन है वुड नॉट हार्म व्हेल्स, तो उसने व्हेल्स को बोला। वैसे तो हम देखें तो जितने भी फिशीज हैं, फिशरीज हैं, तो मछली पकड़ने का काम जो है वो अगर 12 तक गिनेगा तो वो सारा का सारा रुक जाएगा, लेकिन उसने व्हेल्स को ही क्यों डिक्लेयर किया है? बिकॉज ये जो वेल्स है, बिकॉज इट्स द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्स, तो ये जो एक बिल्कुल एक्सटिंक्स होने वाली है, या मतलब एक तरह से नष्ट होने वाली कार पर ही है, तो शायद ये उनका नष्ट होना रुक जाएगा। आगे लिखा है द मैन गैदरिंग साल्ट, फिर वो जो बहुत सारे लेबर्स हैं और दे आर डूइंग द हार्ड वर्क, कि जो साल्ट को गैदर करने वाले कुछ मजदूर वगैरह हैं, क्योंकि इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ड एंड पैनिक वर्क। जो साल्ट होते हैं वो आपके हाथ पैरों को काट देता है वो, तो वो कहता है कि जो साल्ट में काम करने वाले कुछ लोग हैं, जो कोई आदमी है, तो वुड लुक एट हिज हैंड हर्ट हैंड्स, तो कम से कम वो जो उसके हाथ जो है हर्ट हो गए हैं, जो हानि पहुंच गई है उनको, एक तरह से वुंडेड हो गए हैं, तो उनको वो कम से कम देखने को उनको मौका मिल जाएगा। तो ये भी वो कहता है कि 12 तक गिनने के लिए इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। आगे वो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहां वही बात है कि जो लोग ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब दोज पीपल्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर, तो नेचर की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे कि आपका डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, या पेड़ पौधों को काट रहे हैं, या माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो प्रकृति की जो सुंदरता है वो उसको नष्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो उन्होंने वार छेड़ रखा है। वॉर्स विद गैसेस, साथ के साथ जो गैस के थ्रू जो वॉर है, यानी कि गैस से जो एक तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, तो उससे भी लोग जो है जो मरते हैं, तो ये भी एक वॉर ही हुआ। तो फैक्ट्री वगैरह के वॉर्स विद फायर, और फायर के थ्रू, फायर का मतलब आप समझ सकते हैं, जितनी भी कैनन्स होती हैं, या आपकी राइफल्स वगैरह होती हैं, या जो और भी फाइटर प्लेन, जितनी भी मिसाइल्स वगैरह होती हैं, सारा का सारा जो है वो यानी कि वॉर्स विद फायर, फायर के थ्रू। इस तरह से आप गैस का केमिकल वेपन से भी लगा सकते हैं। तो ये जितने की सारे सारे क्रिएट्स किए हुए हैं, इन्वेंट किए हुए हैं लोगों ने, ये सारे के सारे जो है नेचर को डिस्ट्रॉय करने के ही रिसोर्सेस होते हैं, ये सोर्स होते हैं। आगे लिखा कि अगर मान लो ये जो लोग लगे हुए हैं, जैसे कि वो नेचर का नष्ट कर रहे हैं, है ना, प्रकृति को, यूनिवर्स को ही खराब कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लोग क्या आ जाए, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर इनको अंत में विजय मिल भी गई, ये जो भी कर रहे हैं, तो भैया, तो उसने कहा कि जब कोई सर्वाइव ही नहीं होगा, अरे भाई कोई बचेगा ही नहीं, सब मर जाएंगे, तो विक्ट्री किसके ऊपर होगी, तो विजय किसके ऊपर आई? आगे लिखा वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो कम से कम ये लोग भी जो नेचर को, या जो दोज पीपल्स हु आर इंडल्ज इन ए वॉर्स अगेंस्ट नेचर, या जो फायर में लगे हैं, गैस में लगे हैं, तो इस तरह से जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, तो वे लोग भी कम से कम क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए क्लीन क्लॉथ पहनेंगे। क्लीन क्लॉथ से मतलब है कि कम से कम वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, और क्लोथ्स एंड वॉक विदाउट विद देयर ब्रदर्स, और वहां वो इधर उधर घूमेंगे, और विद देयर ब्रदर्स, हाँ ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब वही हुआ कि जो दूसरे लोग हैं जिनसे वो बात ही नहीं करते थे, जब वो एक साथ आ जाएंगे तो कम से कम थोड़ी समय के लिए वो एक दूसरे से बातें भी करेंगे। इन द
सैड डूइंग नथिंग, और कहीं ना कहीं वो आपस में बैठकर बातें करेंगे किसी छायादार जगह में और कुछ भी नहीं करेंगे उस समय, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। आगे फिर वो कहते हैं व्हाट आई वांट नॉट बी कंफ्यूज्ड। फिर वो पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि व्हाट आई वांट टू से यू दैट यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज, कि भाई आपको उसको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? वो कह रहा है कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मतलब यू शुड स्टॉप स्टॉप एवरीथिंग। टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है कि भाई आप पूरा का पूरा यानी कि इनएक्टिव हो जाए, ये जैसे सांस ही लेना बंद कर दें। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन का जो जो लाइफ का प्रोसेस है इट विल बी कंटिन्यू, वो तो चलेगा ही भाई, उसे नहीं रोक सकते। तो वो इसलिए कहता है कि लाइफ तो चलनी चाहिए, लाइफ का जो प्रोसीजर है वो तो चलना ही चाहिए, उसको नहीं रोकना है, वो चल रहा है एज इट चल रहा है तो इट मस्ट बी कंटिन्यू। वो कहता है कि आई वॉन्ट नो स्ट्रक विद डेथ, मेरा स्ट्रक का मतलब होता है कि इन्वॉल्वमेंट या लेना देना, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है डेथ से, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अपना सांस रोक के बैठ जाए और आप डेथ को एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो फिर वो कहता है कि यदि हम अपने आप में इतने सिंगल माइंडेड न होते, सिंगल माइंडेड का मतलब सेल्फिश, कि यदि हम इतने सेल्फिश ना हो और अपने ही बारे में सोचते हैं कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पर्संस, तो उनकी कुछ केयरिंग वगैरह हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है। अबाउट कीपिंग आर लाइव्स मूविंग, केवल हम जो है क्या करते हैं अपने ही जीवन को आगे चलाते रहते हैं और दूसरों के बारे में कभी सोचते नहीं है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कम से कम ऐसा तो होगा कि जब हम एक बार कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद उस समय एक बहुत बड़ी एक साइलेंस होगा, एक चुप्पी होगी। आप मतलब यू विल गेट ए चांस टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, तो खुद को आप एक इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और आपके मन के अंदर जो एक सैडनेस होती है, जो कहीं ना कहीं एक पीड़ा एक कष्ट है, तो वो शायद क्या हो जाएगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर वो कहता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, शायद जो हमारे मन में एक दुख दुविधा एक डर जो बना रहता है हमेशा, वो शायद उसको हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमेशा अपने आप को हम भयभीत रखते हैं, डराए रखते हैं, किससे? डेथ से, कि भाई मृत्यु आ जाएगी, ये कर लो वो कर लो। तो इस तरह से ये लास्ट स्टेंजा है, देखो उसमें कहता है कि मैंने आपको उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया है थोड़ा कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स ऑलरेडी इट अपीयर्ड इन योर एग्जाम, अब पहले ही आ गया, कई बार आया है। तो वो कहता है कि शायद अर्थ जो है हमें बहुत अच्छा सिखा सकती है, तो अर्थ को उसने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, अर्थ कैन टीच अस, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब वो अर्थ कैसे सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग, यानी कि जब जिस समय, वो कहते हैं कि सीम्स डेड, कि जब हमें ऐसा लगता है पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह का या उसकी सरफेस पर कि जब कुछ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मर गया है, जैसे डेजर्ट हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब ऐसा लग रहा है कि देयर इज नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम बंजर भूमि है या मतलब एकदम डेजर्ट एरिया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और जब कहीं ना कहीं जो है वो व्हेन द सीजन चेंज, जब वो सीजन जो है वो चेंजेस होता है, बदलता है, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ जो है वो अलाइव हो गई है, वो जीवित हो गई है, ऐसा लगता है। तो अर्थ जो है हमें सिखा सकती है कि अगर वो एक टाइम में बिल्कुल साइलेंस है, तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर प्रोडक्टिविटी। तो वहां हमारे लिए भी वही है कि इफ वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, यदि हम खुद को अपने आप को थोड़ी सी समय के लिए रोककर अपने आप को देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो इट विल बी अ गुड फॉर अस, इट विल बी मोर प्रोडक्टिव, इट विल बी मोर क्रिएटिव इन आवर लाइफ, तो ज्यादा जो है वो रचनात्मक होगा, आगे जो है ज्यादा ही हम कुछ अच्छा सा काम करेंगे अपनी लाइफ में। अब वो फिर कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं गिरूंगा 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप जो है शांत हो जाएंगे और मैं जाऊंगा। अब यहाँ जो है पोयम को हम ध्यान से देखते हैं, पूरी पोयम में अब देखो पोयम के अंदर जो है कोई जो राइम स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, और स्टेंजा जो है यहाँ पे 4 लाइन का जो 4 लाइन के स्टेंजा यहाँ पे स्टार्टिंग में तो दिया हुआ है,
और उसके बाद जो है फिर ये स्टैंजा ही नहीं है, ये यहाँ पे कुछ लाइन है, यहाँ पे कुछ हो गई, यहाँ पे कुछ हो गई, यहाँ पे कुछ हो गई। इसका मतलब पूरी पोएम में कोई स्टैंजा नहीं है कंटिन्यू, उसका जो उसकी रेगुलरिटी नहीं है स्टैंजा की, और अनराइम्ड पोएम भी है ये। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर करना। ओके, बाय बाय।